हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा 24 जून का जेई मेंस का जो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम शिफ्ट वन का एनालिसिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अवेलेबल नहीं है, बट मेमोरी बेस्ड अराउंड 19-20 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हम उनको एक बार यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और उनको देखेंगे, रेट करेंगे कौन से टॉपिक से आए हैं, कौन सी क्लास से आए हैं, क्या उनकी डिफ़िकल्टी थी, और पूरा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और तरीका देखेंगे जिनसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, या अगर आप साथ साथ जो शिफ्ट्स हैं रिवाइज कर रहे हैं, या अगर आप अगले साल जेई देंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें एंड तक। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से आया है ना। और आपको इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो ये बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है जो बहुत बार पढ़ाई जाती है, और ये आसान क्वेश्चन भी है। इसको 5 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर चेक करना है। तो आप इसे 5 के किसी मल्टीपल के आसपास ले जाओ, 3 की कोई ऐसी पावर जो 5 के मल्टीपल के पास हो, प्लस माइनस 1 की रेंज में। जैसे 3 स्क्वायर 9 होता है, तो आप इसे यहाँ से 2 अंदर लेकर ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 1011, और अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगा 10-1, और इसकी पावर 1011/4। अब इसके अपॉन 5, अब इसके एक्सपेंशन में 10 की ही सारी पावर्स होंगी, तो वो 10 की सारी पावर्स 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट टर्म को छोड़ के, लास्ट टर्म जो होगा उसमें सारी की सारी पावर्स -1 की होंगी। तो आपके पास लास्ट टर्म जो होगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी के सारे टर्म्स 10 की पावर लेकर आएंगे, वो 5 से डिविजिबल होंगे। -1 की पावर 1011 -1 ही रहती है, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। अपना आंसर -1 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे सिनेरियो में हम डिवाइजर को ही वापस इसमें ऐड कर देते हैं। -1 रिमाइंडर आए 5 के साथ, या +4 रिमाइंडर आए 5 के साथ, बात बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आई थिंक इसको काफ़ी सारे बच्चों ने सही किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है और 11th क्लास का है, और काफ़ी इजी अटेम्प्ट किया जा सकता है। 12th क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड है। 12th में आते ही फंक्शंस में पहली चीज़, बेसिक्स देखने के बाद हम यही देखते हैं कि डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है। अब डोमेन में लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो रही है, जैसे x² - 2x + 3, x - 1 का स्क्वायर +3 है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये लॉग के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ +2 है सर, ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये लॉग के अंदर जा रहा है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 के बराबर आ रही है। तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये 1 पे 0 होता है, 2 या 2 के आगे तो ये पॉजिटिव ही होता है। यहाँ से ln 2 से इन्फिनिटी जाएगा, 2 से इन्फिनिटी इनपुट पे। तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 भी नहीं होगा, और कभी इसके अंदर का इनपुट नेगेटिव भी नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से तो डोमेन में भले ही ऑल रियल नंबर्स रखो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर के अंदर कॉस इनवर्स है, और कॉस इनवर्स जो होता है, कॉस इनवर्स के अंदर आप जो भी रखते हो, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। तो ये x² - 5x + 6 अपॉन x² - 9, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। ऊपर x² - 5x + 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे x - 2 और x - 3। नीचे हो जाएंगे आपके पास x + 3, x - 3। तो आप ऐसे तो जनरली नहीं कट कर सकते, बट आप कट करके ये बोल सकते हो कि आपने, क्योंकि x - 3 कट किया है डिनोमिनेटर से, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो ये अगर आपने नहीं दिया ध्यान, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, जो गलत हो गया है ना। तो x - 3 कट हो जाएगा। अब आप इसको फिक्स कर दो -1 से 1 के बीच में। ये इनइक्वालिटी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। -1 से x - 2 अपॉन x + 3 बड़ा, और उससे 1 बड़ा। तो एक बार आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, है ना। इनइक्वालिटी में से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अपन, एक तरफ लेकर आते हैं सारे नंबर्स, एलसीएम लेकर वीवी कर्व मेथड लगाते हैं। और ये आपकी दूसरी इनइक्वालिटी। इन इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन आपके पास -12 से इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें से 3 रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपने 3 रिमूव करना भूल गए तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो -12 से इन्फिनिटी में से 3 रिमूव करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपका ये डी नहीं, सॉरी, बी ऑप्शन आ जाता है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब क्वेश्चन सिंपल ही है, डोमेन का बिल्कुल बेसिक सा, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला इजी था। थर्ड वाला देखो, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। ये तो आई थिंक अगर कोई 10th का बच्चा देख रहा है इसको, तो वो भी कर पाएगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो यहाँ पे, λ/3,
और अल्फा बीटा क्या लिख सकते हो यहाँ से -1/3 और 1/α² प्लस 1/β² एलसीएम ले लो आप यहाँ पे तो क्या आ जाएगा α² प्लस β² जिसको आप लिखते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β और अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेने की बात की कहानी है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप ये रख दो यहाँ पर λ/3 तो λ²/9 -2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 15 ऐसा आ रहा है। तो ये अगर अपन सॉल्व करेंगे इसके केस के अंदर तो कुछ ऐसा बन जाएगा λ²/9 प्लस 2/3 इक्वल टू 15/9। 15/9 का मतलब है 5/3। तो यहाँ से आपके λ² की वैल्यू 9 आ जाएगी बेसिकली। तो आपका λ² क्या आ रहा है 9 के बराबर। अब यहाँ पर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अगर आप होल स्क्वायर करना चाहते हो तो पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या होल ही देते हैं इसे, किस तरह से करना चाहिए, ठीक है कि किसी भी अप्रोच से कर सकते हो। 6 बाहर है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फैक्टर लिख के उनका स्क्वायर करते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा और इसका भी होल स्क्वायर और α² प्लस β² को दोबारा आप लिख दोगे अल्फा प्लस β² -2 अल्फा बीटा। अब जहाँ पर भी आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है वो λ²/9 हो जाएगा और λ² आपको पता है, आपको अल्फा बीटा भी पता है, पुट करो आंसर आ जाएगा। लेंदी है बट इजी है, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं तो मॉडरेट रेट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से 11th क्लास का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनकंसिस्टेंट पूछा है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट केस का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनकंसिस्टेंट होने का ये मीनिंग है कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ये एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने के लिए क्या होता है कि हम डेल्टा जो है वो तो जीरो कर देते हैं हमारा डिटर्मिनेंट, और जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड वाली चीज़ें हैं इनको अपन नॉन जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ भी आप करोगे, आप इस डेल्टा को जीरो करो तो 1 1 1 अल्फा 2 अल्फा -1 3 2 अल्फा। यहाँ से आपके पास अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे 2 अल्फा स्क्वायर है ना प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अल्फा -6 अल्फा, इसको ज़ीरो कर देंगे आप। यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 और एक 5। और अब आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालेंगे। जैसे डेल्टा एक्स में आप क्या करोगे 1 अल्फा 3 को इससे रिप्लेस कर दोगे, जो कॉन्स्टेंट्स है ना अल्फा 1 -1, और आप इससे रिप्लेस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर तो और अल्फा बराबर 1 और 5 के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह डेल्टा वाई भी इन दोनों वैल्यूज के लिए नॉट इक्वल टू 0 है। डेल्टा जेड भी आप सॉल्व करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा इन दोनों वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है इन अल्फा की दोनों वैल्यूज के लिए। डेल्टा बराबर 0 पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 हो तो ही कंसिस्टेंट की तरफ सोचा जाता है, वो यहाँ पर है नहीं, तो दोनों ही वैल्यूज पर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के अंदर। तो ये अगेन 4th क्वेश्चन 12th क्लास एंड इजी क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। अच्छा सॉरी, 5th वाला आपका ये टोटोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 11th क्लास वापस मैथमेटिकल रीजनिंग, तो पहले ही बोला था मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। ये टोटोलॉजी होनी चाहिए, टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू आप इसे करना चाहते हैं। अब आप क्या, आपसे पूछा इस डेल्टा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, कौन सा सिंबल आप पुट कर सकते हैं इस डेल्टा की जगह, कि ये जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का एक्सप्रेशन है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू हो। टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर आपको एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ चारों पुट करके देखना पड़ेगा, उसकी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी और उसी के बाद आपको पता लगेगा कि क्या ये टोटोलॉजी है या फिर ये टोटोलॉजी नहीं है। तो आपको इसके अंदर यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रूथ टेबल बनाकर ही आपको पता लगेगा, उसके बिना नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक की अपन बना लेते हैं, जैसे डबल इम्प्लाइज की बना लेते हैं। तो पहले पी क्यू देखो आप, पी क्यू क्या क्या हो सकता है, तो टी एफ है ना, टी एफ
इधर टी टी और एफ एफ, इस तरह से 4 इनपुट्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे अगर हमने यहाँ डबल इम्प्लाइज रखा, अब आई होप आपको डबल इम्प्लाइज पता हो। डबल इम्प्लाइज तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। नेगेशन क्यू में बेटा इसके ये इनपुट्स चेंज हो जाएंगे ना, ये एफ बन जाएगा तो ये फॉल्स आएगा, सेकंड वाला ट्रू आएगा क्योंकि ये एफ टी बन चुका होगा, थर्ड वाला वापस ट्रू आएगा आपके पास और फोर्थ वाला वापस फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आप नेगेशन की डबल इम्प्लाइज क्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसके केस के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट वाला जो है ये वापस आपके पास फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला भी ट्रू हो जाएगा, फोर्थ वाला फॉल्स हो जाएगा। और फिर जब आप इन दोनों के बीच डबल इम्प्लाइज लगाएंगे तो फॉल्स फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का भी ट्रू, ट्रू ट्रू का भी ट्रू और फॉल्स फॉल्स का ट्रू। तो ये टोटोलॉजी है। तो मेरे को तो अभी यहाँ पे आंसर दिख रहा है इसलिए मैंने ये लगाया है, बट अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं पहले और लगाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और जो है वो ट्रू फॉल्स में से कुछ भी हो वो ट्रू पहले दे देता है, तो वो मेरा मैच नहीं करता। उसके बाद मैं डबल इम्प्लाइज ट्राई करता, उसके बाद इम्प्लाइज और उसके बाद एंड, क्योंकि एंड के लीस्ट चांस होते हैं ट्रू देने के। तो 2 या 3 स्टेप्स में आ जाता। तो ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट मॉडरेट बोलने ऐसी कैटेगरी में लेना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। फिर से 11th क्लास का क्वेश्चन और मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बनना चाहिए था आपसे, है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पर dx बाई dy फॉर्मेट की, dy बाई dx फॉर्मेट की नहीं। हम जो पढ़ते हैं वो dy बाई dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले तो y से डिवाइड करो तो ये इस तरह बनेगा dx बाई dy, 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस वन ई की पावर वाई। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस 2 बाई वाई को, है ना, और वो इंटीग्रेशन ई की पावर में हम लेंगे और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब पूरा सॉल्व करोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद तो ये 1/y² आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये राइट साइड में इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होके y प्लस वन ई की पावर y बन जाएगा, जिसके इंटीग्रेशन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स यूज करेंगे। कांस्टेंट जो निकालना है वो साफ साफ दे रखा है कि x1 इक्वल टू 0। तो अब ये y1 इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, वहां पर तो हम x को 1 y को 0 लेते हैं। यहाँ x1 0 है क्योंकि x में बन रही है अपनी इक्वेशन। तो यहाँ पर आप जब y इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करोगे तब x 0 आएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, c निकालने में गड़बड़ मत करना। इस बार यहाँ y को 1 पुट करने पे x 0 आ रहा है, फिर y को e पुट करेंगे तो x क्या होगा। तो ये सिंपल है, बट आपको इस dx बाई dy में बनानी थी तो मॉडरेट बोल सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th की कैटेगरी। 7th के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल रखा है आपको, तो ये पहले से हिंट दे रखा है कि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। fx निकालना है और ये इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/2। तो थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ साइज में, थोड़ा सा मुझे एरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है इसके केस के अंदर। तो हाँ, तो ये यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसके केस के अंदर, तो इंटीग्रेशन आपका dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप इसके केस के अंदर क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके केस के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x है वो आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, और आप उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर बाहर ले सकते हैं। तो आपका ये fx जो है ये sin x तो है, इसके केस के अंदर ये माइनस π/2 से π/2 में क्या होगा, sin x जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और माइनस π/2 से लेकर π/2 यहाँ पर हो जाएगा ft dt। ठीक है, इसी तरह प्लस के अंदर यहाँ पर cos x बाहर आ जाएगा, और ये माइनस π/2 से लेकर π/2 यहाँ पर हो जाएगा t टाइम्स ft dt, ऐसा। ठीक है, तो और ये fx है जिसको अपन sin x प्लस ले रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो माइनस π/2 से लेकर के π/2 ft dt के इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर फाइनाइट आ रहा है तो एक कांस्टेंट अज्यूम किया जा सकता है। तो आप इसको a अज्यूम कर सकते हैं, और माइनस π/2 से π/2 t ft dt के इंटीग्रेशन को b अज्यूम कर सकते हैं। ये याद रखना, हमने a b किसको अज्यूम किया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका fx आ जाएगा sin x प्लस a sin x प्लस बी cos x, कुछ ऐसा। अब ए बी निकालना है, ए बी निकालेंगे कैसे, ए बी निकालने के लिए वापस यही इक्वेशंस अज्यूम करो जो आप अभी लेकर चल रहे हो।
आपने बोला -π/2 से π/2 इसका इंटीग्रेशन करने पर वापस क्या आ जाएगा a। तो आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन अगर आप -π/2 से π/2 करते हो किसका fx का, यानी sin x प्लस a sin x प्लस b cos x, तो ये किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। ये पहली इक्वेशन। तो sin x और a sin x ऑड है, ये -a से a इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी से 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 b cos x का इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू आपके पास वापस किसके बराबर आ जाएगी, इंटीग्रेशन करोगे तो 2b के बराबर। तो 2b इक्वल टू a, एक रिलेशन तो ये मिल गया। दूसरा रिलेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसका इंटीग्रेशन t f t का करोगे। तो ये अभी आपने क्या किया है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया था, अब आप एफ टी टी इंटू एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन करोगे। तो अगर आप यहाँ टी इंटू एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो वापस हमें एक्सप्रेशन बना के लिखना पड़ेगा। इस बार हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, -π/2 से π/2, है ना, मैं टी के टर्म्स में लिखता हूँ, एक्स के टर्म्स में नहीं लिखता। तो टी इंटू एफ टी क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। इस बार आप जब t से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलोगे तो t इंटू कॉस टी ऑड हो जाएगा, t साइन टी और a साइन टी इवन रहेगा। तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा 0 से लेकर के π/2, और यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स, और अंदर ये बन जाएगा आपके पास साइन टी। अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो 1, यहाँ पर साइन टी आपका कॉमन आ गया, टी भी आ जाएगा, टी साइन टी, और 1 + a आप बाहर ले सकते हो, और इसकी वैल्यू b के बराबर आ जाएगी। बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगी आपको। एक रिलेशन तो मिल चुका है आपको, है ना, वो भी बराबर ए वाला। यहाँ से 1 + a कॉमन ले लेंगे, टी साइन टी कैसे इंटीग्रेट करोगे, बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो -t cos t प्लस साइन टी, इस तरह की फॉर्म का कुछ आ जाएगा आपके पास। उसमें 0 से π/2 पुट करेंगे, ए और बी में एक और रिलेशन आ गई, ए बी की जब वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास एफ एक्स आ जाएगा, और वहाँ से 0 से π/2 एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसके आगे के स्टेप्स आपको कंप्लीट करने, और ये अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो नहीं बट हाँ जेईई मेंस के हिसाब से डिफिकल्ट है। तो ये पहला अच्छा क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को मिला है मेमोरी बेस्ड पेपर के अंदर जो ऑनलाइन हमारे पास है। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन में एरिया अंडर द कर्व पूछा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत माइन्यूट सी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो y² = x आपको पता है किस तरह से बनता है, ऐसा, और y = 2 mod x, तो mod x का ग्राफ लो या 2 mod x लो, वो इस तरह से वी शेप बनता है। तो ये वाला एरिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे कट होगा, ये जो एरिया शेड करा है ना मैंने। तो पहले आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, वो उधर जो पॉइंट है 2 mod x का, ये y बराबर -2x है, ये वाली ब्रांच तो कट ही नहीं करेगी, y बराबर 2x ही आके इसको कट करेगी। तो इसको पहले सॉल्व करो y² = x के साथ। तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर अगर लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा अपने पास, x के बराबर आ जाएगा। 2x होल स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहाँ से आपके पास 4x² की वैल्यू x के बराबर आ गई, तो x हो जाएगा अपने पास 0 या फिर 1/4। तो 0 से 1/4 में इसका क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन। तो इसके एरिया के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाली ब्रांच है इस पैराबोला की भी, y² = x की, तो वैसे तो प्लस माइनस √x होगा, हम √x ले लेंगे। तो √x माइनस, और यहाँ पे y बराबर 2x है, इसका इंटीग्रेशन आप 0 से 1/4 लोगे तो ये आपको रीजन मिल जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसका। तो ये आपके पास रीजन आ जाएगा अगर आप y² = x वाला रीजन लेते हैं तो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन सिंपल है, आप कर सकते हैं, है ना। सेकंड चीज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके केस के अंदर हमें आर्क जो x³ है, y बराबर x³, उसके साथ इसका इंटीग्रेशन देखना है। तो उसके साथ इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले y बराबर x³ देखो कैसा होता है। अब यहाँ पर हम ये लाइन देखेंगे, ऐसी कुछ ये लाइन आ रही है ना यहाँ पे, तो ये लाइन देखेंगे कि कहाँ जा रही है, कैसे कट कर रही है, क्या कर रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं 2x को इसके साथ। तो क्या आएगा आपके पास, 2x का होल क्यूब यानी 8x³, और ये y बराबर अपन क्या किसके साथ सॉल्व करना है, अच्छा y बराबर x³ है, मैंने y³ कर दिया, y बराबर x³, है ना। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आएंगी कुछ, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अच्छा इसका एरिया इंक्लोज इनटू 2 पार्ट्स, ओके सॉरी, यही मिलकर ये जो एरिया बना रहे हैं, ये तो आपका क्या हो गया y = x³ और एक आपका होगा y² = x।
ये दोनों मिलके जो एरिया बना रहे हैं उसको ये इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, हमें इस एरिया में देखना है कि ये कहाँ मीट कर रहा है। ओके ओके, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ कर दी, इसे वापस ट्राई करते हैं। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, आपके पास ये लाइन जाएगी, ये 0 0 पे कट कर रही है एक को, है ना। और उसके बाद कहाँ ये दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, y बराबर एक्स क्यूब और x, तो ये पॉइंट 1 पे मीट करेंगे यहाँ, ये पॉइंट 1 पे मीट करेंगे। और ये लाइन जा रही है, ये लाइन कहाँ पर कट करते हुए जा रही है, अभी हमने देखा था इस पैराबोला को, तो ये 1/4 पे मीट करती है इधर, है ना। और इस क्यूबिक को कहाँ मीट करेगी, 2x बराबर एक्स क्यूब, अगर आप देखोगे तो √2 पे मीट करेगी। तो ये इसको बहुत आगे जाके मीट करने वाली है, तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह यहाँ पे कट हो जाएगा, और फिर ये आगे जाके इसको √2 पे मीट करने वाली है ये लाइन। तो आपको यहाँ देखना है कि इन दोनों पार्ट्स का क्या रेशियो है। तो ये हमारे इसके टुकड़े हो गए, ये वाला टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये वाला वो टुकड़ा है जो इन दोनों लाइन और इसके बीच में बाउंडेड है, लाइन और पैराबोला। और जो बचा हुआ रीजन होगा वो वाला रह जाएगा जो दूसरा रीजन है हमारा, है ना। तो हम यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच में, पैराबोला और क्यूबिक के बीच में निकाल लेते हैं एरिया बाउंडेड। तो √x माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 अगर हम करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आ गया 2/3, और x की पावर 4/4, तो ये आ जाएगा 1/4। ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है शायद, कैलकुलेशन एक बार आपको देखनी, अच्छा उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो 2/3 माइनस 1/4 ये आ जाएगा आपके पास 5/12 के आसपास। और जो हमने पिछले केस में देखा था, है ना, तो उसके केस में हमारे पास क्या आ रहा था, 0 से लेकर 1/4, और हमारे पास पैराबोला था और लाइन थी, है ना। तो पैराबोला और लाइन हमारे पास अवेलेबल थे, और उसके केस में कुछ ऐसा आ रहा था, √x, और लाइन क्या थी हमारी 2x, ऐसा कुछ। तो ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये एक रीजन का आ जाएगा, उस रीजन के एरिया को आप क्या करेंगे, 5/12 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये रिमेनिंग दूसरा वाला रीजन आपको मिल जाएगा, इनका रेशियो अपन निकाल लेंगे। कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, तो क्वेश्चन अगर समझा तो आप कर सकते हैं, तो इसको मॉडरेट के अराउंड या मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखा जा सकता है। थर्ड, फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग, रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हैं और ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा है। तो अगर आपको लॉज आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख सकते हो नेगेशन पी और क्यू, है ना। और ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी एंड के अंदर, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो नेगेशन पी वाला पार्ट कॉमन है, तो नेगेशन पी बाहर आ जाएगा और नेगेशन पी एंड बन जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर क्यू, इसके केस के अंदर, सॉरी यहाँ बाहर, इसके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेशन पी था, और नेगेशन पी के साथ क्या आ रहा था आपके पास, एक तो और क्यू आ रहा है, फिर एंड लग रहा है, और नेगेशन क्यू के साथ और नेगेशन पी आ रहा है, तो यहाँ पे और लग जाएगा, और अंदर आपके पास आ जाएगा क्यू एंड नेगेशन क्यू। क्यू एंड नेगेशन क्यू फॉल्स होता है, और फॉल्स का किसी के साथ भी अगर आप ऑरिंग करते हो तो दूसरा स्टेटमेंट आता है, तो नेगेशन पी का और करोगे फॉल्स के साथ तो नेगेशन पी ही बन जाएगा। अगर आपको लॉस नहीं आते बेटा तो आप ट्रूथ टेबल बनाओगे क्वेश्चन की, और ऑप्शंस में चारों की ट्रूथ टेबल बना के देखोगे, अगर सारे कॉलम्स मैच करते हैं तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये 9th वाला है, ये इजी है, और अगेन 11th है ना। 8th एरिया अंडर द कर्व था और वो 12th था, ये वापस 9th क्लास के अंदर हम आ चुके हैं। 10th के अंदर वेक्टर 3D है, और वापस कौन सी क्लास आ गई हमारे पास, 12th क्लास आ गई। तो यहाँ पर आपको 2 प्लेन्स दे रखे हैं और उनके इंटरसेक्शन लाइन के साथ दूसरा तीसरा प्लेन पास कर रहा है, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, तो इसको मॉडरेट बोल देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। तो P1 प्लस लैम्डा P2 से इसकी इक्वेशन आ जाती है, 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से कुछ पास कर रहा है तीसरा प्लेन, तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या, P1 प्लस लैम्डा P2। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सारे कोफिशिएंट्स एक साथ रखो आप, x के, y के, z के, है ना, और इस तरह से ये आपके पास प्लेन आ गया। अब 3,1,1 से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास 3,1, -1 है। ये डिस्टेंस फार्मूला जब हम यहाँ पे लगाएंगे, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट का a² प्लस b² और प्लस c², ये डिस्टेंस फार्मूले का मॉड्यूलस किसके बराबर कर देंगे आप, 2/√3 के बराबर।
अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो वहाँ से लैम्डा आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा आएगा आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेंदी है इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। 11th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है क्लास 12 से, और ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें 33 टाइम्स ट्रायल लिया है और इसमें बोला है कि जीरो आने की 3 बार, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स 1 आने के लिए उसके बराबर। तो सक्सेस यहाँ 0 टाइम्स मिला या 1 टाइम्स मिला। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख लोगे, मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और फेलियर की Q, तो 33C0 है ना। P की पावर 0 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, Q की पावर 33, इसका 3 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 33C1, P की पावर 1, Q की पावर 32। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये Q अपॉन P की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 11 के बराबर। और आपको पता है कि P प्लस Q 1 होता है, तो 1 माइनस P अपॉन P 11 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो सक्सेस P की प्रोबेबिलिटी 1/12 मिल जाएगी और Q 11/12 आ जाएगा। अब P और Q आ गया है, अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना पार्ट बड़ा आसान हो गया है ना। 18 और 15 वाला ये जो रेशियो है ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 33C15 और P की पावर 15 और क्या आ जाएगा Q की पावर 18। नीचे 33C18 है ना, P की पावर 18, Q की पावर 15। तो सिंपल है बेटा, NCR वाला पार्ट तो कट गया, NCR बराबर NCN माइनस R, और ये आ जाएगा Q क्यूब अपॉन P क्यूब, और Q अपॉन P का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है। सिमिलरली आप ये सेकंड वाला भी ट्राई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है अगर आपको बाइनोमियल आता है, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो आप मॉडरेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन एक बार फिर से 11th क्लास का क्वेश्चन है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP पर बेस्ड है क्वेश्चन। इसके अंदर लेट देयर इज एन AP हैविंग कॉमन डिफरेंस 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 है तो किस तरह की AP है, A+1 A+2 इस तरह की। इसके n टर्म्स का सम 192 दे रखा है, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 192। और सारे के सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 से n/2 तक का, और a2i ले रहे हैं तो ये बेसिकली इवन टर्म्स है, a2 a4 a6 a8 an इस तरह से। तो आपने n/2 टर्म्स लिए तो n/2 का भी आधा हो जाएगा n/4, और फर्स्ट टर्म इसके लिए a2 से शुरू हो रहा है जो कि a+1 है, तो 2 टाइम्स a+1। और अब आपके पास n/2 टर्म्स ही हैं तो n/2 माइनस 1, और क्योंकि आप सिर्फ इवन टर्म्स ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब आपका ये डिफरेंस जो है वो 2 का चलेगा, तो n2 में 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है 108। आपसे n पूछा है कि n की वैल्यू क्या आएगी। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आई बिलीव 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आप पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख सकते हो तो भी चलेगा। एक और अच्छा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि 2 को और 4 को उधर भेज दो मल्टीप्लिकेशन में और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2a से 2a कट जाएगा। तो ये 2 को और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये प्योरली इजी क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में भी कर सकते हो आप अगर आपको समेशन सिंबल का मीनिंग पता है तो। 13 क्वेश्चन क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। 2021 के अंदर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया था, हर बार आता है उसके कंपैरिजन में, तभी से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि 2022 में भी आएगा। और ये सिर्फ इस शिफ्ट की बात नहीं है, आगे आने वाली शिफ्ट्स में भी आएगा। तो अगर आप 25 से 29 जून या जुलाई में पेपर देने वाले हैं तो ध्यान रखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस पक्का आएंगे। अब यहाँ आप कॉट इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ताकि एक ही वेरिएबल बन जाए और आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो आप tan इनवर्स एक्स को t बोल दो तो ये आ जाएगा t क्यूब प्लस π/2 माइनस टी का होल क्यूब। ऐसे ओपन कर सकते हैं अपन a क्यूब प्लस b क्यूब लगा के, तो ये हो जाएगा पहले a प्लस बी जो π/2 बनेगा, फिर अंदर आएगा a स्क्वायर है ना, माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास ए बी, तो माइनस ए बी कर देंगे, माइनस टी इंटू π/2 माइनस टी इंटू माइनस टी, और फिर प्लस में बी स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर प्लस π²/4 और माइनस में πt आ जाएगा। तो ये और t tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x की रेंज होती है ओपन माइनस π/2 से ओपन π/2। तो t की वैल्यू ओपन माइनस π/2 से ओपन π/2 है, और अपन को इसकी रेंज निकालनी है इस क्वाड्रेटिक की, उसको π/2 से मल्टीप्लाई करना।
तो अभी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया बेटा, है ना। ये 3t² माइनस 3πt/2 प्लस π²/4, इस तरह से आपके पास ये आ गया। ये बात हमें समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका वर्टेक्स जो आ रहा है -b/2a पे, -b/2a वर्टेक्स आ रहा है π/4 पे। तो π/4 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो अब आप इसके अंदर 3 वैल्यूज पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक की रेंज जो निकालते हैं, क्वाड्रेटिक रूल है तो AOD भी यूज कर सकते हो। आपको इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है -π/2 से π/2 ओपन के अंदर। तो आप इसके अंदर π/4 पुट करेंगे। π/4 पुट करके अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से इसकी वैल्यू π²/16 आएगी। तो π³/32 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर आप एक बार इसके अंदर यहाँ पर -π/2 पुट करेंगे और फिर आप इसके अंदर एक बार π/2 ओपन पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो 7π²/4 हो जाएगी। वो बाहर π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये रेंज आ जाएगी π³/32 से 7π³/8। तो ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा। तो ये फिर से मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ITF कई बच्चे नहीं पढ़ के जाते। कि आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कोफिशिएंट निकालना है। ये फिर से बाइनोमियल, दो क्वेश्चन आए बाइनोमियल में। तो जब पढ़ाई कर रहे थे तभी बोल दिया था आपको कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बाइनोमियल का प्योर क्वेश्चन एडवांस में कम आता है, तो मेंस में काफ़ी सारे डाल देते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि x की पावर 20 का कोफिशिएंट बताओ। अब यहाँ पर 2 की पावर 0 इंटू एक्स से लेकर 2 की पावर 20 इंटू एक्स तक सीरीज है। तो अगर आप सारे x मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x की पावर 21 बन जाएगा, सिंपल। लेकिन आपको x की पावर 20 चाहिए, तो आप सारे x मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप 20 टाइम्स तो ब्रैकेट से x लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस के अंदर आप x लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास कांस्टेंट तो हर बार 1 ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपकी सीरीज क्या आ जाएगी इसके केस के अंदर, जैसे पहले वाले ब्रैकेट से आपने x छोड़ा तो आपका 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 20 तक सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने सेकंड ब्रैकेट से x छोड़ा तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 20 तक सब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 की पावर 1 नहीं है। फिर थर्ड ब्रैकेट से 2 की पावर 0 से 2 की पावर 20 सब होगा, लेकिन 2 की पावर 2 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, और लास्ट तक जाओगे तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 19 तक सब होगा, लेकिन 2 की पावर 20 नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 20, ये तो कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बच जाएगा 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 से लेकर 1/2 की पावर 20। अब ये GP है बेटा, और ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड होगी, वो AP हो जाएगा। दोनों को आपको सॉल्व करना आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बात तो ये चमकनी चाहिए कि 21 ब्रैकेट से आपको 20 ब्रैकेट से x लेना है और बाकी हर एक से कांस्टेंट लेना है। पर जब आप ये सम बनाओगे तब चमकना चाहिए कि अरे इसका समेशन करने के लिए ये सारी पावर्स कॉमन ले। तो इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर डालना पसंद करूंगा। क्वेश्चन बाइनोमियल का है और साथ में सीक्वेंस सीरीज लग रही है सम करने के लिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 15th वाला जो क्वेश्चन है ये सर्कल्स का है, और ऐसा सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसमें इन्होंने बोला है कि ये 0,6 से पास कर रहा है, तो सबसे पहले तो 0,6 इसमें पुट कर दो। तो 36 प्लस 6b प्लस c, ये 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बोली है कि y बराबर x² को 2,4 पे टच करता है। तो 2,4 पे ये टच करता है, इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि अच्छा, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आप फैमिली ऑफ लाइन से कर सकते हो। हमने फैमिली ऑफ लाइन्स का एक लेक्चर जो है वो भी जस्ट रिसेंट में इसी क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे अपलोड किया था। तो चैनल पर हम ऐसा कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और ये जेई और ओलंपियाड्स के लिए डिवोटेड है चैनल। ओलंपियाड्स के लिए हमने अभी तक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें अपलोड नहीं करी है, बट नियर फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। तो जेई का कंटेंट डेली आता है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। खैर, ये y बराबर x² को एक सर्कल 2,4 पे टच करता है। तो 2,4 पे इसका खुद का टेंजेंट निकालो t बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा y प्लस 4/2 इक्वल टू 2x। तो 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है जो 2,4 से पास होती है और उसी पे सर्कल उसको टच कर रहा है। तो दोनों का टेंजेंट कॉमन होगा क्योंकि दोनों कर्व्स टच कर रहे हैं। तो एक लाइन को अगर सर्कल एक पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0 पे टच करे तो फैमिली ऑफ लाइन लगा के क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1² y माइनस y1² प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन देखो।
और लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे, 0,6 इसमें पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा तो सर्कल आ जाएगा, और सर्कल आ गया तो ABC आ गया। ये बहुत सिंपल है, बट फैमिली ऑफ सर्कल नहीं पता, या अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा है तो आपको मॉडरेट लगेगा। तो टेंजेंट पैराबोला का सर्कल का सेम रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स आपको यूज करनी है, और फिर वहाँ 0,6 पुट करके लैम्डा आ जाएगा। 16 क्वेश्चन रिपीटेशन है बेटा, लास्ट ईयर 2021 का क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों ये रिपीट हुआ है, बट ये रिपीटेशन है। 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स का सम 30 है, तो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही बने रहने दो, इसको सुपर इजी लिखो क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है, और 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। अब आप 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को t मान लो, तो t प्लस 81 की पावर 1 क्या होता है 81, t प्लस 81 अपॉन टी माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे चला जाएगा, ये 30 के बराबर है। तो t की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 3, एक आएगी 27, और आप इसको 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो 81 को आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते हो, तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स 3 के बराबर, और 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स 27 के बराबर, और 27 भी 3 क्यूब होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 1/4, और साइन स्क्वायर एक्स की एक और वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3/4। तो साइन एक्स प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस रूट 3/2 हो सकता है, लेकिन इन्होंने इतना इजी बना दिया इस क्वेश्चन को, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, तो उसके केस में सिर्फ हाफ और रूट 3/2 एक एक बार आएगा, नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी भी नहीं, तो सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये देखो 17 क्वेश्चन प्योर ट्रिग्नोमेट्री, कभी ट्रिग्नोमेट्री प्योर देते नहीं है बट मर्ज कर देते हैं, इन्होंने यहाँ सेट्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करी है। ये n ऑफ s मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप इसको करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। टेन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और साइन 2 थीटा को खोलोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप यहाँ साइन थीटा उड़ा सकते हो, लेकिन उड़ाओगे तो ये जरूर लिखोगे कि साइन थीटा कैन बी इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कैन बी इक्वल टू 0 ये जरूर आप लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्लोज्ड माइनस पाई से लेकर के क्या है, क्लोज्ड पाई इतना ही लेना है। तो साइन थीटा 0 कब कब हो सकता है, माइनस पाई पे, 0 पे और पाई पे, इन तीन जगह ये 0 हो सकता है। और प्लस माइनस पाई/2 इस सेट S का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है सेट S का पार्ट, आपको पता ही है क्यों नहीं है ये सेट S का पार्ट, क्योंकि tan वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। खैर इधर वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके केस के अंदर, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा उधर ले जाओ तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जिसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तरफ ले आओ तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो आप, तो बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें आती है, उसको यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो साइन थीटा की एक वैल्यू हाफ आ जाएगी और एक वैल्यू -1 और आ जाएगी। -1 साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ लेना पसंद नहीं करेंगे, वरना कॉस थीटा 0 हो जाएगा, टेन थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। साइन थीटा बराबर हाफ जरूर आप यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पूछा है कि टी का समेशन बताओ, ये जो भी वैल्यूज आपके पास आई है इस पे cos 2 थीटा का क्या सम होगा, है ना, थीटा एस के अंदर है तो ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो cos 2 थीटा का समेशन आपको बताना है, तो साइन थीटा बराबर 0 से आप निकाल सकते हो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो वहां से आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हाफ लोगे तो भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से आप देख सकते हो कि क्या वैल्यू आ जाएगी, तो टी आपको पता चल जाएगा। और एन ऑफ एस आपको बता देगा कितने एलिमेंट्स हैं, तो साइन थीटा 0 साइन थीटा हाफ कितनी बार हो रहा है इन इंटरवल के अंदर आप चेक कर सकते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, माइनस पाई पे, 0 पे, पाई पे, और हाफ कहाँ कहाँ पर आएगा वो सारी जगह आप देख सकते हो, दो जगह हाफ भी आ जाएगा आपके पास, और फिर अपन इनको ऐड कर देंगे। कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा करें, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास साथ में सेट्स हो रहा है तो मॉडरेट बोल सकते हैं। 18th पे आते हैं, 18th एडवांस का क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है, बस पावर चेंज हुई है। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए तो हलवा सवाल है। ए क्यूब इज सिमेट्रिक, बी स्क्वायर इज क्यू सिमेट्रिक। ए क्यूब सिमेट्रिक है मतलब ए क्यूब का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस ए क्यूब,
इसको आप यहाँ पर इंटरचेंज करके ऐसे भी बोल सकते हो ए ट्रांसपोज का क्यूब माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज हो सकता है कि ए ट्रांसपोज खुद क्या हो, माइनस ए के बराबर, तो ए खुद स्क्यू सिमेट्रिक होना पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो ए बी और बी ए यहाँ पे क्या है, बराबर है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ए बी और बी ए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ए बी बी ए बराबर होते हैं तो हम अलजेब्रा के लॉज अप्लाई कर पाते हैं इसके अंदर, है ना, हम ऐसे स्विच भी कर पाते हैं। तो आपका बी स्क्वायर, अच्छा ये सिमेट्रिक था, सॉरी ए क्यूब सिमेट्रिक था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ए हो सकता है सिमेट्रिक हो। और बी स्क्वायर क्यू सिमेट्रिक है तो बी स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का क्यूब ए क्यूब है, बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर है। अब ए बी की पावर 6 है, तो ए बी की पावर 6 क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी की पावर 6 वैसे तो होता है बी की पावर 6, तो यहाँ ये बेसिकली ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इस टाइप से, बट मैंने बोला अभी कि आप एल्जेब्रा के लॉज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ए बी और बी ए बराबर है, तो ये ए की पावर 6 बी की पावर 6 ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर अगर ट्रांसपोज लोगे तो ये बी की पावर 6 का ट्रांसपोज और ए की पावर 6 का ट्रांसपोज हो जाएगा। बी की पावर 6 का ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होगा, इसी का क्यूब होगा, ठीक है। तो अगर ये इसी का क्यूब होगा तो ये माइनस बी की पावर 6 बन जाएगा और ए की पावर 6 जो होगा वो ए ट्रांसपोज क्यूब का स्क्वायर है, तो ये भी ए की पावर 6, और क्योंकि एल्जेब्रा वाली आइडेंटिटीज लग सकती है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो ये माइनस ए की पावर 6 बी की पावर 6 भी लिखा जा सकता है। तो इसका साइन चेंज हो चुका है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल सही बात है। अब अगर ए क्यूब स्क्यू सिमेट्रिक और बी स्क्वायर सिमेट्रिक होता तो उसके केस में माइनस ए क्यूब का स्क्वायर होता और बी स्क्वायर का क्यूब होता, तो पॉजिटिव आता तो सिमेट्रिक बनता। अभी आपको खुद को इसी तरीके से ट्राई करना है जैसे मैंने फर्स्ट किया, और ये दोनों ट्रू है। तो दिखने में इजी लग रहा है बट मॉडरेट बोल सकते हैं। और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखो एक और क्वेश्चन है, तो ये क्लास 12 मेमोरी बेस में अपने पास लास्ट क्वेश्चन यही है बेटा, और ये भी डिटर्मिनेंट का है, तो बहुत अच्छा वेटेज रहा है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, है ना। तो यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए की पावर मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का 50 टाइम्स समेशन करना है। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 3x3 है तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, इसका समेशन आपको करना है, वो भी 50 टाइम्स। और ए के टर्म्स में डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो वो बन जाएगा 1, और प्लस में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो के साथ कुछ आएगा नहीं और ए के साथ +1 आ जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन सही है तो आई थिंक ये 1 प्लस ए है और इसका समेशन करना है। तो 1 प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए। अब आपको ये पढ़ाया गया होगा कि 1 का समेशन आपको n के बराबर मिलता है, ए स्क्वायर का समेशन आपको n+1 2n+1 अपॉन 6 मिलता है, और 2 टाइम्स ए का समेशन होता है n इंटू n+1 और अपॉन में क्या आ जाएगा n/2। तो ये डिटर्मिनेंट प्लस सीक्वेंस सीरीज है, तो सीक्वेंस सीरीज इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया बट एक बार बाइनोमियल, एक बार इसमें इस तरह से इन्होंने जरूर सीक्वेंस सीरीज दिया है। तो मेजरली इन 19 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि लेवल मॉडरेट ही है, थोड़ा सा इजी साइड है 2021 के कंपैरिजन में, काफ़ी नॉर्मल पेपर रहा है, और हल्का सा कोई कोई क्वेश्चन लेंदी है, ओवरऑल इतना लेंदी नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री कई जगह यूज़ हो रही है 16 में 17 में, कोनिक का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। और सीक्वेंस सीरीज डायरेक्टली नहीं बट बाइनोमियल के साथ और भी जगह जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के साथ आई है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आए हैं जो 2021 से आना शुरू हो गए थे। बाकी सीक्वेंस सीरीज का अलग से क्वेश्चन भी आया है जिसमें एपी यूज हो रही थी, तो सीक्वेंस सीरीज का अच्छा वेटेज है। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी मिला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, बट ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हर बार क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर 3D का मुझे अभी एक ही क्वेश्चन दिख रहा है इन 19 में, बट मैं श्योर हूँ कि बचे हुए जो क्वेश्चन या मेमोरी बेस्ड में नहीं है उनमें ज़रूर होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन देखना काफ़ी रेयर है, बट अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स आता है हर बार। डिफरेंशियल और एरिया का एक एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो हर बार आता भी है। डिफरेंशियल का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, जिन्होंने पहले ये सॉल्व कर रखा है उनको ज़रूर चमका होगा। और डिटर्मिनेंट का ये देखो एक और क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे दिख रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक क्वेश्चन हर बार आता है, हमने जेई रिवीजन सीरीज भी इसी पर्पज से बनाई थी ताकि आप बच्चे इसे देखें, और वो +4 मार्क्स ज़रूर आने वाले थे। रीजनिंग के लिए भी हमने इसी पर्पज से वीडियो बनाई थी। तो पिछले 1 महीने से जो चैनल से कनेक्टेड है तो हमने 10-15 वीडियो डाले थे और ऑलमोस्ट वो सारे ही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। डोमेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आना रेयर है, बट ये आया है। क्वाड्रेटिक से रिलेशन बिटवीन द रूट्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं। तो
अपने पैटर्न पर एनटीए कंसिस्टेंट रहा है और ये रिमाइंडर वाला बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइनोमियल के भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सवाल है। तो अभी इन मेमोरी बेस्ड भी सवालों में बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब भर भर के देखने को मिला है और बाकी कई सारे टॉपिक्स जो हमें पता थे, रीजनिंग काफ़ी देखने को मिला है। बाकी जो टॉपिक्स हमें पता थे है ना, जैसे ये अपने पास क्वाड्रेटिक हो गया, बाइनोमियल हो गया, वेक्टर 3D हो गया, डिफरेंशियल हो गया, एरिया, इन सबसे एक एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फंक्शन से देखने को मिला है। तो और ओवरऑल मॉडरेट है। 11th प्लस 12th भी प्रॉपरली इसके अंदर यहाँ कंबाइंड हमें देखने को मिला है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो और हम बाकी शिफ्ट्स का भी इसी तरह एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी एस्पिरेंट्स भी तैयारी करते रहें। नॉर्मली ये पेपर आप आराम से जाके उसे फोड़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। हम ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पर लेकर आने की कोशिश करते हैं और जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।